नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की महा मैराथन में आप सभी का स्वागत है। और कल हम लोगों ने यूपी स्पेशल की मैराथन की थी और आज हम लोग भारत भूगोल को पूर्णतः क्या करेंगे, रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक भागीरथी प्रयास है। और एग्जाम में अब आपके 10 दिन बचे हैं और एक दिन में दोस्तों एक सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने पूरा शेड्यूल मैराथन का डिसाइड किया है और ऑलरेडी वो वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दिया गया है। आप सभी लोग जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए। सभी दोस्त लोग शानदार तरीके से हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक महा मैराथन है और सिर्फ संपूर्ण भारत का भूगोल हम लोग एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को वीडियो क्लियर है कि नहीं, साउंड क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग जुड़ चुके हैं और यहां पर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आज सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? हम लोग क्या करें, रेडी है, स्टार्ट किया जाए दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेडी और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ एक वीडियो में समाप्त। देखिए, आप लोग को एक ही काम करना है दोस्तों कि ये जो प्रयास आपके लिए है कि आपका रिवीजन जितना भी जहां आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है दोस्तों, उसको रिवाइज करके नेक्स्ट डे मैराथन में जुड़िए और अपनी तैयारी पूरी की तरीके से क्या करिए, पक्का कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्लियर? इसलिए ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि भूगोल जो है दोस्तों, भूगोल का मतलब होता है भूगोल, मतलब पृथ्वी आपकी क्या है, गोल है दोस्तों। पृथ्वी गोल है तो आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, नदियां कैसे बनी और द्वीप समूह कैसे बने। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। हमारे महाद्वीप कैसे बने, ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है जो हमारे दिमाग में हमको पता चलना चाहिए, नोट करना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो भूगोल दोस्तों मतलब है पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, द्वीप समूह, जलप्रपात, ये सब दोस्तों आपके किसी एक सब्जेक्ट में आते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन है? वो सब्जेक्ट आपका भूगोल है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे और कल दोस्तों हम लोग विश्व का भूगोल करेंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये जो टेक्निक है दोस्तों, ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? मैप। तो हम लोग ज्योग्राफी मतलब मैप के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज करने वाले हैं और केवल मैपिंग के माध्यम से कैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ये आज मैं दोस्तों आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो एक बार जबरदस्त तरीके से क्या कर देना है, आप लोगों को सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर दीजिए फटाक से। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए, क्योंकि आज शाम को ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए 7 बजे, आज शाम को 7 बजे बजट की क्लास में लूंगा, यूनियन बजट 2023-24, जो आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है या क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, या प्रधान मध्याह्न रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारत के किस राज्य से गुजरती है या कहां से गुजरती है। इन सभी बातों का उत्तर अगर आपको चाहिए तो राजनीतिक मानचित्र में अध्ययन करने से हमें इस चीज का जानकारी मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं प्रश्नों को तलाशते हैं और भारत के राजनीतिक मानचित्र का परिचय लेते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जल्दी से एक बार हम लोग बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं। अंजलि जी, दुष्यंत जी, बाबू बनारसी जी, अफरोज जी, अनुष्का जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आंसर, शानदार तरीके से आप लोग की तरफ से आ रहा है। और यहां पर मैं चाहूंगा कि एक बार जबरदस्त तरीके से हम लोग क्या करें, हम लोग यहां पर ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने यहां पे क्या शो किया है, मैंने यहां पे शो किया है मानचित्र। और किस चीज का मानचित्र है? ये भारत का मानचित्र है दोस्तों, जो आपके सामने यहां पर मैंने प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों मानचित्र में, वो क्या है, वो आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता होना चाहिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, राज्य की सूची से हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र और एक आपका लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र। क्लियर हो रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जम्मू कश्मीर कौन सा, तो ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित क्षेत्र और ये आपका लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र है, जो आपको एकदम ऊपर भारत का शीर्ष जो है वो मैंने आपको दिखाया। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार राज्य जो 29 थे वो 28 हो गए और केंद्र शासित क्षेत्र कितने हो गए दोस्तों, वो हो गए आपके 8। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र आपको क्लियर होना चाहिए एकदम स्पष्ट रूप से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, यहां पे जितने भी राज्य हैं दोस्तों, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां आपको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर अपना प्रदेश यूपी से स्टार्ट करते हैं, लखनऊ है। इसके बाद दोस्तों बिहार से स्टार्ट करते हैं, पटना है। झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का
चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और एक नया राज्य बन गया। क्लियर। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा भुवनेश्वर है, ठीक है। इसके बाद वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ओर। ये स्टेट जो है दोस्तों यहां से स्टार्ट करें अगर तो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं या 7 बहनें कहलाते हैं। कौन कौन से? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है। सबसे पहले आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है, राजधानी ईटानगर है। इसके बाद दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब देखिए जब आप न्यूज देखते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो मणिपुर की न्यूज है या नागालैंड की न्यूज है या अरुणाचल की न्यूज है। चीन अक्सर तवांग क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश के कब्जा जमाता है, अधिकार जमाने की बात करता है, कहता है कि हमारा क्षेत्र है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वो क्लेम करता है ऐसा। अब हमें यही अगर नहीं पता है कि अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, तो हम भारतीय कैसे, हम देखिए जागरूक भारतीय तो नहीं हुए ना दोस्तों। जागरूक भारतीय तो तब होंगे ना जब न्यूज़पेपर में अरुणाचल प्रदेश हम पढ़ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश हमें पता है कि मैप पे हमारे अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन कहां पर है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब नगा जनजाति की हम बात करते हैं। अब नगा जनजाति की हम बात करते हैं तो नगा जनजाति नागालैंड की है बेसिकली, तो जनजाति है। तो नागालैंड कहां पर है अगर हमें ये नहीं पता है तो हम कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि हम इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो नागालैंड ये है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली मणिपुर। इसके बाद दोस्तों मिजो हिल्स कहां पर है? तो मिजो हिल्स आपकी मिजोरम में है। तो मिजोरम दोस्तों इसकी राजधानी आइजोल है। इसके बाद दोस्तों यहां पर मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो दिसपुर। ठीक है। तो ये 7 स्टेट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद दोस्तों त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला। तो 7 स्टेट दोस्तों आपके हो गए जो 7 सिस्टर कहलाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। और विद राजधानी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों इधर आ जाते हैं, ये आपका क्या है? ये सिक्किम है दोस्तों। ये सिक्किम राज्य जो क्या करता है? ये सिक्किम राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बना। इससे पहले सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो एवरीथिंग आई एम स्पीकिंग और मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके एग्जाम का पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो सिक्किम बेसिकली क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी गैंगटॉक है। और सिक्किम में ही दोस्तों भूगोल के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा है दोस्तों, जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है। चलिए ये यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब बेसिकली क्या करता है दोस्तों? चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि चाइना की प्लानिंग क्या है दोस्तों? चाइना की ये प्लानिंग है कि सिक्किम से दोस्तों क्या है, सिक्किम अगर सिक्किम के इधर वाले राज्य जो है इनको कट ऑफ कर दिया जाए तो ये क्षेत्र जो है क्या है, ये क्षेत्र की कनेक्टिविटी क्या है, पहले जो भारत के ये सब राज्य हैं मेन लैंड में जो आते हैं और जो इन राज्यों की तुलना में यहां पर कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम थी पहले 2014 से पहले, लेकिन 2014 में जो सरकार आई उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कनेक्टिविटी के मामले में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। और अब क्या है, चाइना की वो प्लानिंग साबित सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर जो है हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल ऐसा बिछा दिया है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी आप हमारे पास है। जितनी देर में चाइना जो है अपने बॉर्डर पर पहुंचेगा उससे पहले ही दोस्तों हम लोग अपने बॉर्डर पर हमारे सैनिक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिक्किम दोस्तों आप लोगों को अपने सुना होगा, भूटान, सिक्किम, और यहां पर दोस्तों काफी दिनों तक क्या गतिरोध रहा दोस्तों, कौन सा वो घटना था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। चलिए 75 दिनों तक गतिरोध चला था भारत और चीन के बीच में, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा नेपाल पड़ोसी देश है। अब अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अन्य राज्यों में यहां पर राजस्थान जयपुर हो गया, ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके बाद दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके बाद उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है। और ये दोस्तों आपके क्या हो गए, ये पूरे के पूरे दोस्तों आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हुए, जो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता होगा ना दोस्तों, वो भी अगर ये सेशन अटेंड कर लेगा तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं आपके 15-16 प्रश्न जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं 20 प्रश्न, उसमें से आराम से वो 15 प्रश्न 12 प्रश्न तो आराम से सही कर लेगा। ये निश्चित रूप से मैं आपको शुरू करता हूं। ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर बहुत डोकलम ट्रायंगल डिस्प्यूट, बिल्कुल सही, दुष्यंत जी लिख रहे हैं। डोकलम का विवाद था, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार रिस्पांस दोस्तों की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, 2 द्वीप समूह भी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये पड़ता है आपका कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, या बंगाल की खाड़ी है। भारत के किस साइड में है, दाहिने साइड में, हमारी तरफ से। ठीक है, दाहिने साइड में इधर पड़े। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें अगर दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली के जस्ट नीचे यहां पर आपका अरब सागर है। अरब सागर दोस्तों, अरब सागर में लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती है। तो ये भी एक द्वीप समूह है दोस्तों, जिसके एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाता है। समझ में आ रही बात दोस्तों? स्पष्ट हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। अब यहां पर मैंने आपके सामने एक मैप शो किया है। वो मैप दोस्तों क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड का मैप तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा हल्का है, लेकिन भारत का मानचित्र यहां पर जो मैंने प्रदर्शित किया है वो एकदम क्लियर कट प्रदर्शित किया दोस्तों। क्यों प्रदर्शित किया था जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर दोस्तों की तरफ से आ रहा है। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, मैं बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा था आपको, ये आपका क्या है, पृथ्वी ग्लोब है दोस्तों। और ये इस तरीके से दोस्तों ये ग्लोब जो है
इस तरीके से आपका दो लाइंस दोस्तों मैंने यहां पर बनाई है। ये लाइन क्या है दोस्तों, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। ये लाइन क्या है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश ही आपका विषुवत रेखा कहलाता है, या इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा या इक्वेटर हम इसे बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। इसके बाद दोस्तों ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब इसके ऊपर दोस्तों आपका क्या है, इसके ऊपर इसका आपका है क्या दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। इसके ऊपर आपका दोस्तों है उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके नीचे आपका है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गई बात। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों ये जो लाइन है ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर या लॉन्जिट्यूड बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आपका दोस्तों लैटिट्यूड है, सॉरी ये आपका लैटिट्यूड है, इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, हिंदी में अक्षांश और इंग्लिश में लैटिट्यूड। और ये क्या है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर, या इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, ये टू इक्वल हाफ में ये भी क्या कर रहा है, लगभग अर्थ को डिवाइड कर रहा है। तो इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध, और इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इधर पश्चिमी इधर पूर्वी। अब अगर बात की जाए दोस्तों, अगर बात की जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोब, भारत का विश्व के मानचित्र में लोकेशन क्या है दोस्तों, तो लोकेशन की अगर बात करें तो इसको मान लीजिए यहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस। तो यहां पर देखिए ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये क्या है, ये आपकी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये आपकी ईस्ट हो गई। तो इंडिया का डायरेक्शन क्या हो गया दोस्तों, तो डायरेक्शन आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रही बात, क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इंडिया इन द ग्लोब। क्लियर हो गया दोस्तों, अब आ जाएगा तो कर लेंगे। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत आपका स्थित है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे दोस्तों न्यूज़पेपर में कि भारतीय संस्कृति पर, जब आप मुख्य परीक्षा देंगे पीसीएस की, तो भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का या संस्कृति का असर पड़ रहा है। तो पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति पश्चिम क्यों बोलते हैं दोस्तों, व्हाई वी कॉल इट वेस्ट। वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इधर देखिए 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है ये आपकी क्या है, विश्व की मानक समय रेखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन बोलते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और इसके इधर दोस्तों पूर्व क्या है, और इसके इधर दोस्तों क्या है, पश्चिम है। तो इंडिया की तुलना में अगर देखा जाए तो ये यूरोप है, ये ब्रिटेन है, ये अमेरिका है, ये सब आपके पश्चिम में आते हैं। किसमें आते हैं, पश्चिम में आते हैं। और दैट इज द रीजन हम लोग इसे क्या कहते हैं, पाश्चात्य सभ्यता या पश्चिम बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं दोस्तों। क्लियर होगी बात। एक और शब्द बोला गया है इनके लिए दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों क्या है, ये कंट्री अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर भारत को क्या बोलते हैं, भारत और अफ्रीका को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तीसरा विश्व है ये, मतलब पहला विश्व यूरोप मानता है कि हम सबसे पुरानी सभ्यता है, यूरोप मानता है ऐसा, सभ्यता सबसे पुरानी भारत की ही है। ठीक है, यूरोप ऐसा मानता है क्यों, क्योंकि भाई 300 साल उसने हमारे ऊपर शासन किया और लगभग सारी चीजें क्या की उसने, हमारा जो क्या था, जितने क्या थे संस्कृति धर्म से जुड़ाव जितनी सारी चीजें थी दोस्तों, लगभग उसने क्या किया, उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और सारी की सारी चीजें दोस्तों जिससे भारतीय अपने मूल से जुड़े ही ना रह पाए और अंग्रेजी ही उनकी शिक्षा का माध्यम हो जाए, वो अंग्रेजी ही बोले और इंग्लिश स्पीकिंग पैरेट बन के रह जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली क्या सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया दोस्तों। क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी समाज और संस्कृति में पुनर्जागरण नाम की भी एक चीज होती है, रेनेसांस भी एक चीज होती है, जो भारत में अब हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर हो गया यहां तक, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पश्चिम क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, पश्चिम देश इसलिए कहलाते हैं। क्लियर, चलिए अब दोस्तों पूछा जाता है आपका क्या, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आता है। वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत क्या है, ये भारत का उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है ना दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों क्या है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। तो ये याद कर लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये डिटेल तो आनी ही आनी है, और आपको नहीं भी अगर एग्जाम में आती तो ये पता तो होना ही चाहिए दोस्तों। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग शानदार तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग के आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे शानदार तरीके से दोस्तों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, अच्छा बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहां पर देखिए मैंने आपके सामने एक मैप शो किया है। अब मैप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मैप विजिबल है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बता दें। ठीक है, फटाफट से जल्दी से आप लोग बता दीजिए मैप आप लोग को विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए
देखिए मोटा मोटा विजिबल है, मोटा मोटा विजिबल है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या कर रहा हूं, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो विस्तार है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका जो विस्तार है, ये आपका विस्तार क्या कहला रहा है, ये आपका विस्तार अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट। इधर देखिए ध्यान से आप सभी लोग देखिए, ये आपकी जो लाइन है, इधर देखिए ये 8 डिग्री की लाइन है। 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर यहां पर देखेंगे तो शुरू क्या हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर ये आपका दोस्तों जो ये 36 डिग्री नॉर्थ है, और 36 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है और उत्तरी अक्षांश पे खत्म हो रहा है। तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा ना दोस्तों कि उत्तरी अक्षांश क्यों है, दक्षिण अक्षांश क्यों नहीं है। तो मैंने आपको पूरा पूरा बता ही दिया। क्या बताया कि भारत पूर्णतः जो है वो उत्तरी अक्षांश में ही है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में ही है। देख लीजिए दोस्तों, भारत पूर्णतः कहां पर है, भारत पूर्णतः आपका उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिण में है ही नहीं, दक्षिण में है ही नहीं दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब देशांतरी विस्तार देख लें। तो देशांतरी विस्तार दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहां पर दोस्तों देखिए, ये आपका क्या है, ये जो एरिया है ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब 68 डिग्री से थोड़ा सा दोस्तों आगे, 68 डिग्री से थोड़ा सा आगे, तो ये जो लाइन है ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होती है लाइन, और ये पूरी लाइन दोस्तों क्या है, ये आपके यहां तक जा रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये जो लाइन है दोस्तों, ये 98 डिग्री से थोड़ा सा पहले 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया। अब यहां पर भी सेम डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये पश्चिमी गोलार्ध में क्यों नहीं है, ये टोटल पूर्वी ही आप बता रहे हैं, जबकि ये इधर तो पश्चिम पड़ता है, गुजरात तो पश्चिम में आता है। तो गुजरात भारत के पश्चिम में आता है ना दोस्तों, लेकिन अगर विश्व के ग्लोब में देखेंगे तो विश्व के ग्लोब में पूरा का पूरा भारत दोस्तों क्या है, वो पूर्वी गोलार्ध में है। फिर से देखिए आप सभी लोग, पूरा का पूरा भारत क्या है, वो पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी दक्षिण गोलार्ध में नहीं है। क्लियर, ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सुदूर मोस्ट आपके जो रिमोट पॉइंट्स हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रिमोट पॉइंट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कोल है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया था ना सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, इंदिरा कोल रखा गया। याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए सबसे दक्षिणी बात करें तो सबसे दक्षिणी क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये क्या है, ये कन्याकुमारी है। ये क्या है दोस्तों, ये कन्याकुमारी। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात, स्पष्ट हो गया। चलिए भाई, इसके बाद सबसे पश्चिमी की बात करें तो गुहार मोती है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये गुहार मोती है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, ये आपका किबुथु है, ये आपका सबसे पूर्वी बात करें तो ये किबुथु है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये चार क्या है दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ गई बात, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, अब अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी नहीं है। सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बोला जाए तो आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऑप्शन में कन्याकुमारी भी रहेगा और एक ऑप्शन में और भी रहेगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पैगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो क्या सही है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को लगाया जाए कि इसको कन्याकुमारी को लगाया जाए। तो आपको बता दूं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो आपका है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, सबसे नीचे है दोस्तों, मतलब सबसे दक्षिणतम है। भाई दक्षिणतम क्यों नहीं होगा, अब ये भारत का ही तो हिस्सा है, जब भारत का ही हिस्सा है तो सबसे दक्षिणतम क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट ही तो मानेंगे। कन्याकुमारी कैसे हो गया, कन्याकुमारी नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन में हम कन्याकुमारी टिक कर सकते हैं। क्या टिक कर सकते हैं, जब आपका इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, तब आप कन्याकुमारी अगर टिक करते हैं तो आपका प्रश्न एकदम सही बनेगा। समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से क्लियर हो गया, फटाक से लिखिए बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो रहा है और सभी लोग लिख के बता भी रहे हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा दोस्तों अगर प्रयास करेंगे ना शांत दिमाग से, पूरी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी का। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपका है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो कैसे याद करेंगे, तो यहां पर याद कैसे करेंगे, तो यहां पर याद करने के लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिक है। तो रूस से आपका क्या हो गया, रूस हो गया,
क से आपका क्या हो गया, कनाडा हो गया, चीन से आपका चीन हो गया, अ से आपका अमेरिका हो गया, आ से आपका अमेरिका हो गया, ब्रा से आपका, ब से आपका ब्राजील हो गया, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े देश हैं उनको याद करने की ट्रिक, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो 7 देश हो गए। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए भाई बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद कर लीजिए कितना है क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का यह है 2.4%। क्या है, 2.4%। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4%। समझ में आ गई बात? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग। अब दोस्तों यहां तक अगर आप लोग को क्लियर हो गया है तो दैट इज वेरी गुड बेटा। अब एक बार दोस्तों क्या कर दीजिए, शानदार तरीके से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार दोस्तों आप लोग लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस सेशन का लाभ उठा सकें। और पूरा भारत भूगोल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, नॉन स्टॉप क्लास है बेटा, और लगातार चलेगी, हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे मैप के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार भारत का कितना है। हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन किलोमीटर में भी पूछता है, तो किलोमीटर में क्या है, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, तो 2,933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, तो 3,214 और 2,933। क्लियर? अक्षांश से भी बता दिया, किलोमीटर में भी बता दिया, जो आएगा वो कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, एक मैप फिर से आपके सामने शो किया है। मैं बार बार इसलिए ला रहा हूं बेटा क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपको दिख जाएगा, और जब दिख जाएगा तो आपके दिमाग में बस जाएगा, और फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहां पर दोस्तों देख लेते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, यहां पर यह पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 2,933 किलोमीटर। आप सभी लोग याद कर लीजिए। और यहां पर दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? 3,214 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक, अक्षांश के हिसाब से भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों वाइज याद रखेंगे, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। क्लियर हो गया? फटाक से बताइए। ठीक है, इज इट विजिबल? चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड। अब देख लेते हैं, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम लोगों ने देख लिया। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे वर्तमान में तो मैं कहूंगा पहला। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे सर जनगणना 2011 के अनुसार बताइए, तो उस समय भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, चीन के बाद। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, जिसकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, 17.5%। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 16.5%। कल बताया था यूपी स्पेशल की क्लास में, कल बताया था 16.5%। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 17.5%। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, और ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब ये जब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने स्थान पर है, तो आपको ये देखना है कि जनगणना 2011 तो नहीं लिखा है। अगर जनगणना 2011 नहीं लिखा है तो भारत पहले स्थान पर है, और 2011 की जनगणना लिख दिया है तो दूसरे स्थान पर। क्लियर? जो प्रश्न बच्चे करते हैं, जहां पे फंसते हैं, जहां गलतियां होती हैं, वही बता रहा हूं दोस्तों, वही समस्या आपको आएगी। जो बता रहा हूं आपकी नब्ज पकड़ के दोस्तों एग्जाम की, और उसी को ध्यान देगा दोस्तों इस वीडियो में, निश्चित रूप से दोस्तों पूरा बेहतरीन तरीके से पेपर करके आएंगे। चलिए, इसके बाद दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितनी बड़ी है, तो टोटल जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का वो 15,106 किलोमीटर। कितना है, 15,106 किलोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद यहां पर सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की है, तो 4,096 किलोमीटर की। नोट कर लीजिएगा, 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों भारत की सबसे छोटी सीमा दोस्तों किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है, और ये कितनी है, ये 106 किलोमीटर है। तो दोनों याद रखेंगे, सबसे बड़ी बांग्लादेश से 4,096 और सबसे छोटी अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? अब तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे फिर से मैंने आपके सामने मैप शो किया है, फिर से आपके सामने मैंने एक मैप शो किया दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए फिर से मैंने आपके सामने यहां पर मैप शो किया। क्लियर है आप लोगों को मैप? आप लोगों को मैप क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है,
एकदम क्लियर है मैप, फटाक से बताइएगा, ठीक है। और रेजोल्यूशन दोस्तों 720 मेगापिक्सल 720 पिक्सल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, एकदम क्लियर दिखेगा। अब यहां पर दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है, यहां पर 7 देश बताए हैं आपको। कौन से? 7 देश बताए हैं, ठीक है। जो क्या है, जो सीमावर्ती देश हैं, भारत के सीमावर्ती 7 देश हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। मतलब सीमावर्ती देश का मतलब जो दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। भारत दूसरे 7 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 7 देश हैं? तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा देखिए ये छोटा सा एरिया है, ये है आपका 106 किलोमीटर। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्वेश्चन करेंगे सर ये तो क्या है, ये इंडिया से बॉर्डर थोड़ी ना साझा करता है, ये तो पीओके में आता है। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि पीओके भी तो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसे हम बोलते हैं। ये कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 के जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच में साइन किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जो थे, तो उसके अनुसार संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। क्लियर होगी बात? तो ये बात नोट कर लीजिए। तो अफगानिस्तान उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पड़ोसी देश है। इसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटी सीमा है जिससे भारत साझा करता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, इसके बाद यहां पर इंडिया चाइना का बॉर्डर दोस्तों 3488 किलोमीटर का है। और इंडिया चाइना का बॉर्डर 3 जगह पर है दोस्तों, एक लद्दाख, एक उत्तराखंड, एक सिक्किम और एक अरुणाचल, मतलब 4 जगह पर है दोस्तों। 4 राज्य दोस्तों क्या है, चीन के सीमा दोस्तों साझा करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, नेपाल है 1751 किलोमीटर, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नेपाल हो गया। इसके बाद भूटान है 5वां, कितना, 699 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, म्यांमार है। म्यांमार मतलब ये बर्मा भी जिसे हम बोलते थे, जो 1937 में भारत से अलग हो गया था, जो 1937 में दोस्तों भारत से अलग हो गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम म्यांमार बोलते हैं, जो ये एरिया है। इसके बाद दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों बांग्लादेश है, ठीक है। क्लियर होगी बात? और ये आपका क्या है, ये छठा है, और ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका 7वां। और 7वां जो देश है बांग्लादेश, वो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। क्लियर होगी बात? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक। चलिए भाई, इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। हम लोग बढ़ जाते हैं, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? तो 6100 किलोमीटर है दोस्तों। मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड की बात हो रही है, जिसमें द्वीप समूह शामिल नहीं होते, जिसमें द्वीप समूह शामिल नहीं होते, ठीक। और अगर पूछा जाए जस्ट मिनट, चलिए ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया है, फटाफट से आप सभी लोग, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया सभी लोग। मयंक राय जी वेरी गुड, वेरी गुड। राशि जी, सुनंदा जी वेरी गुड, वेरी गुड। रोजी जी, सुप्रिया जी, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई जिसमें द्वीप समूह शामिल नहीं है वो है 6100 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, आता है एग्जाम में। इसके बाद कुल जलीय सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। तो आपके एग्जाम में दोस्तों आपको यह देखना पड़ेगा क्या पूछा है। कुल जलीय सीमा पूछा है तो आप क्या टिक करेंगे? 7516 किलोमीटर। और अगर आपसे केवल जलीय भाग पूछा है, मुख्य भूमि की जलीय भाग या केवल जलीय भाग की लंबाई पूछा है, ठीक है, कुल नहीं दिया है, तो उसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कैसे प्रश्न को करना है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से आप लोग, ठीक है। ठीक है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसमें जोड़ दिए जाते हैं। मतलब 6100 में हम क्या करें, अगर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को अगर जोड़ देंगे तो इनकी सीमा को भी, तो कितना आ जाएगा? 7516 आ जाएगा। सबको समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नोट कर लेना है, कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। मतलब कौन से ऐसे राज्य, कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी जलीय सीमा है। समझ में आ रही है बात? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्र। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक, चलिए, वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, तो यहां पर मैंने आपके लिए शो किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य हो गए, ये आपके 9 राज्य हो गए। फिर आपका 1A अंडमान निकोबार केंद्र शासित क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों 2A लक्षद्वीप, फिर 3A पुडुचेरी और 4A दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित क्षेत्र और 9 राज्य नाम के साथ बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, अब एक प्रश्न आया आपके यूपीपीसीएस 2018 में कि सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात की सीमा सबसे लंबी है जलीय सीमा में अगर बात की जाए तो। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए भाई। अब यहां पर देखिए, फिर से मैप शो किया मैंने। अब आप लोग बताइए,
फिर से शो कर दिया है, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार जबरदस्त तरीके से दोस्तों, देखिए सेशन एक बार शेयर होना चाहिए बेटा, संख्या सेशन के हिसाब से दोस्तों कम है। एक बार सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और एक बार शेयर करना दोस्तों बनता है, फटाक से शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए अब दोस्तों देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, एक मैप आपके सामने शो किया है, और वो मैप क्या है दोस्तों, वो इस तरीके से, ये ब्लैक बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक बॉर्डर क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि की, ये भारत की मुख्य भूमि की दोस्तों जलीय सीमा को बता रहा है। क्या बता रहा है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा को बता रहा है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से राज्य हैं जो मैंने बताया था, चलिए दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले गुजरात गांधीनगर, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, क्लियर है सभी लोग फटाक से। और यहां पर दोस्तों एक गोवा है दोस्तों, रह गया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यहां पर तीसरा आपका क्या हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, और नौवां आपका क्या हो गया, नौवां आपका हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य आपके सामने मैंने दिखा दिए जो जलीय सीमा बनाते हैं, आपको क्लियर कट दिख भी रहा है मैप के माध्यम से सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपके एग्जाम के लिए, वो क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के लिए है कि कौन कौन से 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, तो 4 केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे पहले आपको लक्षद्वीप दिख रहा है इधर अरब सागर में, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 और बचे, कौन से 2 हैं, तो चलिए देखा जाए, यहां पर दादर नागर हवेली दमन दीप, ये आपको दिख रहा होगा, और पुडुचेरी दोस्तों ये आपका है, पुडुचेरी आप सभी लोग देख सकते हैं। अब पुडुचेरी का विस्तार दोस्तों 3 राज्यों में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका विस्तार 1 से अधिक राज्य में है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी चुका है इनफैक्ट, और दोबारा से आ सकता है। तो कौन सा है, पुडुचेरी है। किन किन राज्यों में, चलिए देखिए। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं जो माहे है, ये आपका केरल में है, पुडुचेरी का माहे। इसके बाद दोस्तों यहां पर कराईकल जो है वो आपकी क्या है, कराईकल दोस्तों तमिलनाडु, और यनम दोस्तों कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो माहे, कराईकल और यनम याद रखिएगा, ये 3 अलग अलग राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए, ठीक। हम लोगों ने यहां तक देख लिया, फटाक से बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहां पे समझा है, अटेम्प्ट किया है दोस्तों। चलिए यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों देख लेते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, भारत की मानक समय रेखा हम लोग देख लेते हैं। और वो क्या है, वो चलिए देखा जाए। तो ये दोस्तों भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। मतलब भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों, ये क्या है, ये आपकी भारत की मानक समय रेखा है। समझ में आ रही बात, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, स्पष्ट हो रही बात, ठीक है। चलिए, और ये कहां से पास होती है, ये आपका नैनी और इलाहाबाद को हम लोग अब क्या बोलते हैं, तो प्रयागराज बोलते हैं। आप कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये नैनी की जगह आपका मिर्जापुर दे देगा, या प्रयागराज की जगह मिर्जापुर दे देगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि मतलब एक ही है, नैनी एक कस्बा है जो प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों के बीच में है, और वहीं से आपकी भारतीय मानक समय रेखा पास होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आता है, भारत की मानक समय जो है, भारत का मानक समय जो है वो जीएमटी से कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम जो विश्व की मानक समय रेखा है उससे कितना आगे है, तो उससे 5.5 घंटे आगे भारत का समय चलता है, ठीक है। तो भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 5.5 घंटा याद कर लीजिएगा, मतलब आईएसटी जो है वो क्या है, जीएमटी प्लस 5.5 आवर, क्या है दोस्तों, सभी लोग नोट करिए, 5.5 आवर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक। क्लियर हो गई बात, तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से देखिए, एक मैप आपके सामने है, यहां पर देखिए मैंने ये मानक समय रेखा आपको दिखाई है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो आपकी कहां से गुजर रही है, जो आपकी दोस्तों ये यहां से गुजर रही है, देखिए। और आपका ये जो क्या है दोस्तों, ये जो स्टेट है ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी, यहां से आपकी ये रेखा पास होती है, ठीक है। और ये आपको याद कर लेना है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि कौन कौन से राज्य मानक समय रेखा पर पड़ते हैं।
कौन कौन से राज्य मानक समय रेखा पर पड़ते हैं तो वो भी बता दूं आपको। तो उसको याद करने की दोस्तों क्या है, ट्रिक है, उसको याद करने की ट्रिक है मौका। ठीक है, मौका इज द ट्रिक, मौका इज द ट्रिक। तो मौका का मतलब मौका या अवसर जो आपको मिलता है नौकरी के लिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है, करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी मौके की बात कर रहा हूं, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एम से क्या हो गया दोस्तों, एमपी हो गया। ओ से क्या हो गया, ओ से आपका उड़ीसा हो गया। यू से क्या हो गया, यू से आपका यूपी हो गया। सी से क्या हो गया दोस्तों, सी से आपका छत्तीसगढ़ हो गया। और ए से क्या हो गया, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो 5 राज्य हैं दोस्तों, तो 5 राज्य आईएसटी पर स्थित हैं। नोट कर लीजिएगा कौन से राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर स्थित हैं। नोट करिएगा, और वो कौन से हैं, मौका है उनको याद करने की ट्रिक याद कर लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलेगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। क्लियर है, सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, एक बार बता दीजिए, और चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं ये भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। क्लियर है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहां तक अभी तक देख लिया। ठीक है, वेरी गुड। जितने भी दोस्त नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे ऑल दबा लें। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को किसी भी स्थिति में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 चीजें कवर करनी है, और 10 ही दिन है भी। ठीक है, तो आज किसी भी स्थिति में कंप्लीट करेंगे, भले 1 घंटे का गैप दे दें बीच में, लेकिन दूसरी क्लास लगाकर, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों पूरा रिवाइज करूंगा। आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया 5 राज्यों के नाम जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब अगला चीज क्या है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, कि अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भारत के लगभग 20 से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के लगभग 20 से कर्क रेखा गुजरती है। और इसीलिए दोस्तों ये प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कितने राज्य हैं संख्या में ये पता होना चाहिए, उनके नाम भी पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए भाई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है 8 स्टेट्स। कितना स्टेट, 8 राज्य। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, समझ में आ गई बात, कितने राज्य हो गए, 8 हो गए। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, वेरीफाई हो गया। अब आप लोग बताइए यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, 8 यहां पर स्पष्ट हो गया, सबको क्लियर हो गया दोस्तों, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद दोस्तों अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको बताऊं चाहिए, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके नाम कैसे याद रखेंगे। इनके नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। राजीव गांधी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। इसका मतलब क्या है, राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश को भारत के मीटिंग के लिए इंतजार करवाया। ठीक है, बस यही ट्रिक है। तो आर दोस्तों क्या है, यहां पर आर क्या है दोस्तों, आर से आपका राजस्थान है, आर से आपका राजस्थान है। जी से आपका क्या है, जी से आपका गुजरात है। एम से क्या है दोस्तों, आपका एमपी है। सी से क्या है, छत्तीसगढ़ है। सी से आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। जे से आपका झारखंड है, जे से आपका झारखंड है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों जैसे झारखंड हो गया, क्लियर, छत्तीसगढ़, चलिए वेरी गुड। इसके बाद आपका डब्ल्यू से क्या हो गया, डब्ल्यू से आपका वेस्ट बंगाल। इसके बाद दोस्तों आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद टी से आपका त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, एम से आपका मिजोरम। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, सबको याद हो गया, सबको क्लियर हो गया। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 8 राज्य हो गए ना, तो बस ट्रिक छोटी सी है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, दिस इज द ट्रिक। 8 राज्य हैं, राज्यों के नाम मैंने बता दिए। अब एक प्रश्न दोस्तों इसमें और आता है कि कर्क रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार दोस्तों क्या करती है, 2 बार आपकी काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
तो 3 प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं और तीनों ही प्रश्न मैंने यहां पर आपको बता दिए। अब एक भी प्रश्न दोस्तों आपका गलत नहीं होगा कर्क रेखा से संबंधित जो आपका आता है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे ना दोस्तों तो निश्चित रूप से याद रखिए सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोग के, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आंसर कर दिया। ठीक, चलिए भाई अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम मैप है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेकिन उसकी नीड नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं, किस पर, माउंटेन्स पर। राजनीतिक मानचित्र हम लोगों ने देख लिया, लेकिन एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त लोग लिखकर कि क्लियर हो गया ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जल्दी से लिखकर बताइए। और यहाँ पर एक बार फटाफट से क्या कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर दें और सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, जो नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। जस्ट मिनट, बस पानी पी लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, यहां तक हम लोगों ने देख लिया हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालयाज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट से जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वेरी गुड, सभी लोग लिख भी रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी दोस्त लोग लिख रहे हैं कि क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पर दोस्तों देखिए, एक जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो एक मैंने आपको वीडियो दिखाया भी था दोस्तों आप लोग के सामने, और ये वीडियो क्या है, ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे हिमालयाज बने हैं, ये वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, हिमालयाज हमारे दो क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी महाद्वीप और महासागर है वो प्लेट्स पर विद्यमान है, प्लेट्स पर विद्यमान है, और प्लेटें लगातार आपकी गतिमान रहती हैं, या तो टकराती हैं या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब टकराएंगी तो हिमालयाज इस प्रकार से बनेंगे जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, चलिए तो एक बेसिक आइडिया दोस्तों आप लोग को लग गया होगा कि किस तरीके से हिमालयाज आपके बने। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आपको पता होना चाहिए, हिमालय की रेंजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हिमालय के पर्वत श्रेणियां दोस्तों हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, आप लोग को मैप विजिबल है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार क्लियर है आप लोगों को मैप, वेरी गुड, क्लियर है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर देखिए इस तरीके से आपको ये 3 रेंजेस दिख रही हैं, एक ये और एक ये। जो पहली वाली है वो क्या है दोस्तों, पहली वाली है काराकोरम, पहली वाली है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दूसरी वाली क्या है दोस्तों, वो आपकी है लद्दाख, और तीसरी वाली जो है दोस्तों वो क्या है, वो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। क्या है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है। फिर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इन्हीं का पूर्व की ओर विस्तार जो है ये क्या है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी है। ये क्या है दोस्तों, ये कैलाश श्रेणी है। ठीक है, और ये दोस्तों चारों की चारों क्या है, ये आपकी चारों की चारों ट्रांस हिमालयाज के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, ट्रांस हिमालयाज के अंतर्गत आती हैं। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालयाज है दोस्तों, ये हिमालयाज नहीं है, ये ट्रांस हिमालयाज है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर। चलिए अब इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद ये जो 3 रेंजेस आपको दिख रही हैं, ये वाली सबसे पहले यहां से जो शुरू हो रही है, ये वाली जो आपकी क्या है यहां तक फैली हुई है, जो आपकी यहां तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये आपकी हिमालय यहीं से शुरू होते हैं हिमालयाज, और ये जो है आपकी ये महान हिमालयाज, ये आपकी महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय। और इसी पर विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां दोस्तों विद्यमान है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां यहीं पर विद्यमान है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट नीचे इस तरीके से आपको दिख रही है एक पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये है, ये आपकी क्या है, मध्य या लघु हिमालय। ये क्या है, मध्य या लघु हिमालय। क्लियर, मध्य या लघु हिमालय। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो सबसे नीचे है वो क्या है, वो सबसे नीचे जो है वो क्या है, वो शिवालिक है। सबसे नीचे जो क्या है वो शिवालिक हिमालय। तो हिमालयाज की अगर बात करते हैं तो हिमालयाज के अंतर्गत यही 3 श्रेणियां आती हैं, महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक।
इसके ऊपर जो दो तीन है, इसके ऊपर जो तीन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये आपकी ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में आती है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है, सबको क्लियर है, ऑल क्लियर है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहीं पर गलतियां होती हैं, ठीक है। और ये ट्रांस हिमालय हिमालय से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? तो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा दोस्तों? तो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। नोट करेंगे, याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है, ठीक, और सबको एकदम क्लियर कट दिख भी रहा है दोस्तों, और दैट इज वेरी गुड। अब मैथ में मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मैथ के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथ से अगर बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। चलिए अब दोस्तों उत्तर से दक्षिण विभाजन जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अगर हिमालय की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो आपके दिमाग में एक चीज याद होनी चाहिए जो मैंने यहां पर लिखी है। क्या लिखी है? इधर देखिए, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये आपकी जास्कर, ये क्या है? ये आपके ट्रांस हिमालय थे दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये आपके क्या है? ये आपके ट्रांस हिमालय थे, ठीक। इसके बाद ये आपके क्या है? ये आपके दोस्तों ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, ये मिडिल या लेसर हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और ये शिवालिक। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता होगा तो हिमालय के प्रश्न आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए ये याद कर लेना। ये क्या कर लेना है दोस्तों? ये इसको याद कर लेना है। ये पोजीशन दोस्तों क्या है? नॉर्थ से साउथ क्या है? पोजीशन दोस्तों नॉर्थ से साउथ क्या है? ये आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ से साउथ पोजीशन पता होनी चाहिए, और अगर साउथ से नॉर्थ पूछ रहा है तो भी क्रम पता होना चाहिए। शिवालिक, मध्य, लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? एक बार जल्दी से लिखकर बता दीजिए क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। चलिए यहां तक दोस्तों आप लोगों ने देख लिया और बता लिया, दैट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने दोस्तों यही चीज क्या किया है, यहां पर आपको एक मैथ और शो किया है जिसमें मैंने दिखाया सेम चीज है। यहां पे आपकी क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी, ये सब ट्रांस हिमालय हो गए। ई से ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, या बृहद हिमालय, एफ से लेसर हिमालय या लघु हिमालय, और जी से शिवालिक हिमालय, ठीक। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ये वाला जो हिमालय है सबसे पहला ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। याद कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। क्या बोलते हैं? फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक को सबसे बाहरी जो है इसको वाह्य हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वाह्य हिमालय बोलते हैं दोस्तों, ठीक। क्लियर? आंतरिक, वाह्य, और ये बीच का तो मध्य हिमालय, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? तो सबसे पहले दोस्तों आपका ग्रेटर हिमालय या आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय बना दोस्तों। सबसे पुराना है हिमालय में सबसे पुराना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों सबसे बाद में कौन सा बना? सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम आपका ये है कौन सा? शिवालिक हिमालय। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न और आता है, टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर में, जहां आज हिमालय है, वहां पहले सागर था दोस्तों, ओशियन था। टेथिस सी बोलते थे, टेथिस सागर बोलते थे दोस्तों, ठीक है। टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ। और जब देखिए इस तरीके से दो प्लेट्स ऐसे टकराई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो इस तरीके से दोस्तों जो सागर था उसमें जमा अवसादी मलबा था, इस तरीके से क्या हुआ? वो आपका उठकर हिमालय के रूप में खड़ा हो गया। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? फिर से देखिए ध्यान से, इस तरीके से दो प्लेट्स ऐसे आई, ऐसे टकराई दोस्तों, और जब टकराई तो जो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबा था, इस तरीके से वो हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया, जो मैंने आपको दिखाया था किसमें? वीडियो में। क्लियर? तो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसमें आंतरिक हिमालय या ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, वो पार हिमालय है, वो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं बने हैं, इसीलिए उनको हम हिमालय नहीं कहते, इसीलिए हम उनको हिमालय नहीं कहते। ये बात नोट कर लीजिएगा, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं, अर्थात पार हिमालय या हिमालय के पार, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कारण भी बता दिया, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आएगा तो कर भी लेंगे, असर्शन रीजन में आएगा तो भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक। सबको स्पष्ट हो रही बात, ठीक है ना? ऐसे पढ़ेंगे ना दोस्तों तो जीवन में दोस्तों कभी कोई एग्जाम आपके लिए समस्या नहीं बनेगा, ये मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। अब इतना अगर देख लिया दोस्तों तो एक प्रश्न और आता है। क्या आता है दोस्तों? जो ट्रांस हिमालय है, क्या वो पहले से वहां पर विद्यमान थे? जी हाँ दोस्तों, ट्रांस हिमालय पहले से ही दोस्तों वहां पर विद्यमान थे, जहां पर आज की डेट में वह है। नोट कर लीजिएगा। और 3 नदियों के नाम बता रहा हूं,
नोट कर लीजिए, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों का उद्गम दोस्तों एक ही है। इन तीनों नदियों का उद्गम दोस्तों एक ही है। ये तीनों नदियां पार हिमालयी नदियां या ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं। नोट कर लीजिए, ट्रांस हिमालयन रिवर्स या पार हिमालयी नदियां कहलाती हैं। और ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2022 में। क्लियर हो गई बात? सब लोग बता दीजिए फटाक से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और उद्गम है क्या? तो उद्गम है दोस्तों ये कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी और मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत श्रेणी और मानसरोवर झील के पास से इन तीनों ही नदियों का उद्गम हुआ है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा। और ये माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है कि ये तीनों ही नदियां यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं। क्लियर? आसपास ही तीनों नदियों के स्रोत हैं जहां से ये नदियां निकल रही हैं। और ये भी मानते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि जो कैलाश पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जिसको हम लोग भगवान शिव का निवास स्थल भी मानते हैं, यहाँ पर भगवान शिव भोले शंकर निवास करते हैं। और इस पर आज तक, ये माउंट एवरेस्ट से छोटी है, लेकिन आज तक कोई पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट कि क्या कारण है ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां पर पहुंचते ही दिशा भ्रम होने लगता है, मनुष्य की नाखून, बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, आयु बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। और ये माना जाता है दोस्तों कि ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी कुछ क्लियर कट कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अगला विभाजन क्या आता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या प्रादेशिक विभाजन, इसको भी दोस्तों कर लीजिए। अब उत्तर से दक्षिण तो दोस्तों एग्जाम में आता ही है, लेकिन पश्चिम से पूर्व भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है। तो उसको कैसे याद करेंगे? तो उसको याद करने के लिए सबसे पहले पश्चिम वाले हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर आसाम हिमालय। नोट कर लीजिएगा, 4 विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन इसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। क्लियर? चलिए तो देख लेते हैं कौन सा विभाजन है दोस्तों, कौन सा विभाजन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। ये कौन सी नदियों द्वारा बना है? सिंधु और सतलज नदियों के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय। इसके बाद दोस्तों कौन सा हिमालय? इसके बाद आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय, ये कौन सा हिमालय हो गया? ये कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय, ठीक। इसके बाद काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय। और इसके बाद दोस्तों तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय क्या हुआ? तो ये हिमालय क्या कहलाएगा? ये असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आता है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसने दिया था? तो ये भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुराड। कौन थे? सिडनी बुराड भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने ये विभाजन दिया नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ठीक है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हो गया? फटाफट से जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया, दैट इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बता दीजिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को दिख गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहां पर आप सभी दोस्तों ने यहां पर शानदार तरीके से रिस्पॉन्स कर दिया है, दैट इज वेरी गुड, ठीक। चलिए, अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने क्या किया है। अब यहां पर मैंने यहां पर हिमालय की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां यहां पर मैंने दिखाई है, जो ग्रेटर हिमालय पर स्थित है, जो आपके एग्जाम में आता भी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। और ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, ये आपका बार बार आपके एग्जाम में दोस्तों आता है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे कंचनजंगा है, ये भारत में है। भारत में कहां पर? तो सिक्किम में, ठीक है। हिमालय की चोटियों की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, 8,598 मीटर, ये याद रखना है हाइट आपको, ये हाइट आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों? मकालू है। क्या है? नेपाल हिमालय, मकालू है नेपाल। अब नेपाल पे स्थित है 8,481 मीटर, ठीक है। फिर धौलागिरी है, धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है, 8,172। नंगा पर्वत है दोस्तों, फिर भारत में है 8,126, ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा है, नेपाल में है 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है, उत्तराखंड में 7,817 मीटर, जिसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है, जो पूछी जाती है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों कामेट है, कामेट भारत में स्थित है, 7,756। नामचा पर्वत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नामचा पर्वत पीसीएस में 2021 में पूछा गया प्रश्न। नामचा पर्वत गुरला मंदाता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नामचा पर्वत भारत में है और 7,756 मीटर। और ये भी याद रखिए गुरला मंदाता कहां पर है? गुरला मंदाता दोस्तों ये नेपाल में है, ठीक है, 7,728। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी श्रेणी कहां पर है, एग्जाम में निश्चित रूप से आपके पूछा जाता प्रश्न है जो आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो गया? और ये प्रश्न दोस्तों यूपी पीसीएस में
हाल ही में दोस्तों आपका 2022 में पूछा जा चुका है। 2022-21 नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में आया था। भारत, नेपाल, नमचा और गुरला मंदा था, और ज्यादातर छात्र यहाँ पर फंस गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा हिमालय पर्वत मैंने दिखाया है एक अन्य मैप के माध्यम से, क्यों दिखाया चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग यहाँ पर जुट चुके हैं, सभी लोग यहाँ पर जुट चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपके लिए है, ये पामीर की ग्रंथि है। ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत है, ये कुनलुन श्रेणी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये काराकोरम है। ये क्या है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस पर स्थित K2 है, इसको क्या बोलते हैं? माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर होगी बात? सबको समझ में आ रही बात? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अगर ये प्रश्न आता है दोस्तों, ये क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी, ये नेपाल में है। विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपकी क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये कंचनजंगा है सिक्किम में। ये नोट करिएगा, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नोट करेंगे दोस्तों आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। तो 3 प्रश्न दोस्तों आते हैं। पहला, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। उसके बाद विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, ग्रेटर हिमालय पर है, नेपाल में स्थित है। इसके बाद कंचनजंगा या सिक्किम में स्थित है, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, उसे क्या बोलते हैं? माउंट कंचनजंगा बोलते हैं। तो तीनों में कंफ्यूजन होता है, तीनों यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको दिखा दिया, बता दिया, क्लियर करा दिया। ठीक, सबको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? बेहतरीन तरीके से बता दीजिए। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पर दोस्तों हिमालय के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है? प्लेटूज यहाँ पर आपको दिखाने के लिए प्लेटूज का मैप यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अभी तक यहाँ जितना पढ़ाया गया क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों, और वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ तक। अब हम लोगों ने दोस्तों यहाँ तक देख लिया। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, आप लोग को आवाज आ रही है? कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बता दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बता दीजिए आवाज आ रही है? क्लियर? ठीक है, वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पर आप सभी लोग सेशन ऑफ वॉइस बेहतरीन है लिख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्लेटूज का मैप मैंने यहाँ पर आपके लिए शो किया है। प्लेटूज का मैप मैंने यहाँ पर शो किया आपके लिए। अब दोस्तों देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका दोस्तों ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, जिसमें आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार आता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है? ये छोटा नागपुर का प्लेटू आप देख रहे हैं। सबसे पहले इधर देखिए आपका क्या है? ये मालवा प्लेटू है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये है बुंदेलखंड पठार, इसके बाद ये है आपका बघेलखंड पठार, ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके दोस्तों ये सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आते हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों देखिए नर्मदा विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे, विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे ये आपका क्या है? दक्कन ट्रैप। ये आपका क्या है? दक्कन ट्रैप या दक्षिण का पठार बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं? महाराष्ट्र पठार, कर्नाटका पठार, तेलंगाना का पठार, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका केंद्रीय उच्च भूमि और एक आपका दक्षिण का पठार, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए तो ये हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया। ये दंडकारण्य प्लेटू,
ठीक है, ये तेलंगाना का पठार है दोस्तों, ये तेलंगाना का पठार है। और ये दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, कर्नाटक पठार, ये आपका कर्नाटक पठार है। ये दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पठार पर्वत बने हैं दोस्तों यहाँ पर, ये इस तरीके से पर्वत, ये क्या है, ये आपके वेस्टर्न घाट हैं, ये क्या है, पश्चिमी घाट है या वेस्टर्न घाट है जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है, वेस्टर्न घाट। इधर दोस्तों ये मारवाड़ का प्लेटू है दोस्तों, ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये इस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, ठीक है, जो आपकी दिल्ली, इसकी एक भाग दिल्ली के रायसीना हिल्स तक दोस्तों जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शिलोंग का पठार। शिलोंग का प्लेटू जो है याद रखिएगा, वो एक पठार है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ना ही पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और मालदा गैप द्वारा राजमहल पहाड़ियों से अलग हो गया। क्लियर, ये चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स देख लिया हम लोगों ने, और ये वाले दोस्तों क्या है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये क्या है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक। और ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स दोनों कहां पर मिलते हैं, तो दोनों नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा, क्या है, दोद्दा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये मैप क्लियर है, फटाक से बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैप इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए यहां तक सभी दोस्तों लोग ने क्या किया है, फटाफट से बेहतरीन आंसर यहां पर करके बता दिया। एक बार जल्दी से बता दीजिए, प्रदीप विश्वकर्मा जी, देविका जी, दीपचंद जी, भारती जी, रोहन जी, बाबू बनारसी जी, सभी लोग फटाफट से जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो लोग फटाफट से बताइए, जो लोग सेशन में पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के बीच में, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंचे, जिसमें हम लोग संपूर्ण भारत भूगोल का रिवीजन पूरा कर रहे हैं दोस्तों मैप के माध्यम से, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों मिलते हैं कहां पर, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दोद्दा बेटा पर मिलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, ये अनाईमुदी श्रेणी है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये कौन सी है, अनाईमुदी है, ये अनाईमुदी है दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी अनाईमुदी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और दोद्दा बेटा दूसरी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए भाई यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब दोस्तों केवल हिमालय ही नहीं, अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तो देख लिए, तो और भी देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से विंध्याचल श्रेणी, ये आपकी क्या है, ये विंध्याचल श्रेणी है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी इस तरीके से ये मैकाल रेंज है, ये आपकी दोस्तों कैमूर रेंज है, और मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित ये अमरकंटक प्लेटू है, और अमरकंटक से ही दोस्तों 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी नदियां निकलती हैं, 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सी, सोन, नर्मदा और महानदी, सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों ही दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ये किससे निकलती हैं, ये आपकी अमरकंटक प्लेटू से दोस्तों निकलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी लोग समझ लीजिए, ठीक, एग्जाम में आता है दोस्तों। क्लियर, चलिए भाई यहां तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ पर्वत श्रेणी आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सतमाला श्रेणी है, ये आपकी सतमाला श्रेणी है, ठीक है, ये बालाघाट श्रेणी है, ये अजंता पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी महादेव है, ठीक है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये क्रम दोस्तों याद रखिएगा, इस तरीके से क्रम है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पर पंचमढ़ी महादेव श्रेणी पर स्थित है। क्लियर हो गया दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, इतना हुआ कि नहीं क्लियर, स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनाईमुदी सभी दोस्त लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा यहाँ तक लिखकर बता रहे हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से डाफला हिल्स है, ये आपकी डाफला हिल्स है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये क्या है, ये आपकी शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों हिमालय जब ऐसे मुड़ता है दोस्तों, तो इस तरीके से टर्न कर जाता है, और जब टर्न कर जाता है तो क्या कहलाता है, ये पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। तो वो आगे के मैप में देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आप देखिए अरावली पर्वत श्रेणी पर देखिए, ये अरावली श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित माउंट आबू जो है ये फेमस आपका टूरिस्ट स्पॉट है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित माउंट केटू जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये हम लोगों ने दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत और पठार पूरे देख लिए, ठीक है, जिसमें हिमालय भी देखे,
पठार भी देखे दक्षिण भारत के, मध्य भारत के, और हम लोगों ने पर्वत भी देख लिया। ठीक, चलिए भाई यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों आपका क्या है, ये जो मैंने आपको देखा ये क्या है, ये आपका दोस्तों आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय हम लोग देखेंगे, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, और अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक बार जबरदस्त तरीके से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए दोस्तों, ये जो मैप मैंने आपके सामने शो किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जब हिमालय दोस्तों इस तरीके से देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों टर्न कर जाते हैं, इस तरीके से टर्न कर जाते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से टर्न कर जाते हैं, ये नोट कर लीजिए सबसे पहली चीज। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर आए और इस तरीके से टर्न कर ले गए। ठीक, तो टर्न कर ले गए तो कौन कौन सी पहाड़ियां दोस्तों आपके लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये टर्न करते हैं दोस्तों, टर्न करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक हम इसे कहते क्या है, हम इन्हें पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इन्हें पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इन्हें ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं, हम इन्हें ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, क्लियर हो गई बात, चलिए भाई यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों इसमें श्रेणियां कौन कौन सी आती हैं, इसमें श्रेणियां कौन कौन सी आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपकी पटकाई भूमि है, ये आपकी क्या है, ये आपकी पटकाई भूमि श्रेणी है। ये कहां पर है दोस्तों, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश, ये आपकी कहां है, तो ये आपकी दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपकी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी नागा पहाड़ियां हैं, ये आपकी नागा पहाड़ियां कहां पर है, तो नागालैंड में है, नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी क्या है, आसाम में दोस्तों ये बराइल रेंज है, आसाम में ये बराइल पहाड़ियां हैं। ये भी आपका पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल पटकाई बूम, नागा, लैमाटोल, मणिपुर में लैमाटोल श्रेणी या मणिपुर श्रेणी, और इसके बाद दोस्तों ये मिजोरम में मिजो हिल्स, और लैमाटोल कहां है दोस्तों, लैमाटोल आपकी मणिपुर में। ठीक है, तो ये क्रम दोस्तों आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है कि पूर्वांचल पहाड़ियों को क्रम में लगाइए, पूर्वांचल पहाड़ियों को क्रम में लगाइए। तो क्रम याद कर लीजिए, सबसे पहले पटकाई बूम, नागा, ठीक है, लैमाटोल, मिजो, और आसाम में दोस्तों आपकी जो रेंज है उसका क्या नाम है, बराइल श्रेणी। तो ये आपकी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये 5 जो मैंने आपको बताई हैं श्रेणियां, ये 5 श्रेणियां आपकी पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, सबको क्लियर हो रही बात, जल्दी से बता दीजिए, यहां पर सबको स्पष्ट हो गया। चलिए, सबको यहां पर दोस्तों स्पष्ट हो गया। अब यहां पर 2 नाम आपको और दिख रहे हैं, डाफला दिख रहा है, मिश्मी दिख रहा है। तो डाफला के बाद दोस्तों यहां पर क्या है, मीरी है, इसके बाद दोस्तों अबोर है और मिश्मी। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये क्रम याद कर लीजिएगा। ये क्रम दोस्तों किसका है, ये आपका है शिवालिक का। किसका है दोस्तों, ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ये आपकी शिवालिक पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में ये इस नाम से जानी जाती हैं, डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। किस नाम से, डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी के नाम से। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है, ठीक है, तो डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। अच्छा, अब एक और चीज आपको दिख रही है, क्या दिख रही है दोस्तों, तो एक और पहाड़ियां दिख रही है यहाँ पर, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, ये आपका मेघालय
ये आपका मेघालय है। तो ये क्या है दोस्तों, ये मेघालय पठार पर स्थित है। ये क्या है, मेघालय पठार पर स्थित है या शिलोंग पठार पर स्थित 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये आपकी ना तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ना तो शिवालिक का हिस्सा है, और ना ही पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। याद रखिएगा, यहीं पे गलती होती है, ना तो पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है और ना ही शिवालिक का हिस्सा है। तो ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसे मेघालय पठार या शिलोंग का पठार भी कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक है? सबको स्पष्ट हो गई बात? चलिए भाई अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, यहां पर देखिए एकदम क्लियर कट मैंने आपको मैप में दिखाया भी है, ठीक है? हिमालय देखिए, ग्रेटर हिमालय ये है, ये आपके क्या है, ये आपके ग्रेटर हिमालय ये है, ठीक है? इस तरीके से आ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इधर देखिए ये नामचा बरवा पर्वतश्रेणी है ग्रेटर हिमालय पर, ठीक है? और यहां से इस तरीके से टर्न किया, कि जब टर्न किए तो यहां पर दोस्तों ये पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा हिल, नागालैंड में नागा हिल। इसके बाद दोस्तों यहां पे दिया नहीं है, लैमाटोल, मणिपुर में दोस्तों, ये मणिपुर में मणिपुर हिल क्या लैमाटोल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मणिपुर या लैमाटोल हिल्स, ठीक है? और ये आपकी क्या है, ये आपकी मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक? ये पूर्वांचल हिमालय हो गए। और इसके बाद दोस्तों ये गारो, खासी और जयंतिया, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपकी मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गई राजमहल की पहाड़ियों से। क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए फटाक से, ठीक है? सबको क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए वेरी गुड, यहां तक आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गया, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों पहाड़ हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए, हम लोगों ने पहाड़ पूरे कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब क्या बचता है, अब हम लोग दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। दर्रों से भी तो प्रश्न आते हैं ना, दर्रों से भी तो प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो चलिए दर्रों को भी देख लेते हैं। तो मैपिंग के माध्यम से पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पासेस है कौन से, मतलब या भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख दर्रों की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रमुख दर्रे भारत के, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी स्टेट में है वो किन 2 स्थानों को जोड़ रहे हैं, पहली चीज, और किस राज्य में उनकी स्थिति है। जैसे आप सबको पता होगा, आपको जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ठीक है, कहां पर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों तुजू दर्रा कहां पर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? बुमला दर्रा कहां पर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। किन 2 स्थानों को जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? लिपुलेख दर्रा कहां पर है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है? तो बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इससे बनता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रे होते क्या है दोस्तों। तो दर्रे इस तरीके से दोस्तों पहाड़ों पर देखिए, इस तरीके से आप कभी अगर हिल स्टेशन पर गए होंगे, कभी अगर आप हिल स्टेशन पर गए होंगे तो इस तरीके के दोस्तों देखिए आपको पासेस देखने को मिलते हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये आपके दर्रे कहलाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है? या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं? क्लियर? चलिए भाई यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए भाई बढ़ जाते हैं आगे। दूसरा, अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने आपके लिए पासेस ऑफ इंडिया का मैप शो किया है। अब पासेस ऑफ इंडिया का मैप शो किया तो मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा सा मैप को बड़ा कर देता हूं, ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज को, ताकि आप लोग इसको समझ सकें, ठीक? चलिए अब यहां तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग क्या करिए, बता दीजिए, ठीक? चलिए हम लोगों ने यहां तक दोस्तों देख लिया, ठीक? बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पर देखिए ये मैप मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बताने जा रहा हूं। और स्टेट वाइज हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे कि किस स्टेट में कौन सा दर्रा और किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है? जो बार बार एग्जाम में आपके आता भी है, ठीक है? सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक? चलिए अब यहां पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग सिक्किम के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे, पहला आपका क्या है, नाथुला है, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपका जेलेपला है। क्या है दोस्तों, पहला नाथुला है और दूसरा क्या है, जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, ठीक? तो नाथुला है और फिर आपका क्या है, जेलेपला है,
क्लियर। अब ये दोनों दर्रे दोस्तों आपके कहां पर है, सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। और क्या कर रहे हैं, सिक्किम को दोस्तों क्या कर रहे हैं, चीन से जोड़ते हैं। ठीक है, सिक्किम को चीन से जोड़ते हैं। आप सबको पता है दोस्तों, तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है। ठीक है, सिक्किम को चीन से जोड़ते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक, क्लियर। चलिए, इसके बाद दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दर्रों की बात करें तो बुमला या बुमडीला दर्रा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थांगला दर्रा और दीफू और दिहांग दिहांग दर्रा और दीफू और पांगसाउ दर्रा, दीफू और पांगसाउ दर्रा। ठीक है, ठीक है, दीफू और पांगसाउ दर्रा। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो दर्रे मैंने शो किए हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में, उसमें जो आपके बुमला या बुमडीला दर्रा या थांगला दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है। और दीफू और पांगसाउ दर्रा जो है वो आपका म्यांमार की सीमा पर है, वो आपका म्यांमार की सीमा पर है। भारत म्यांमार को जोड़ता है। और बुमडीला और बुमला दर्रा और टांगला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं अरुणाचल प्रदेश को चाइना से। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर ये दीफू और पांगसाउ दर्रा है, ये क्या कर रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहा है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, हम लोगों ने दो राज्यों की बात कर ली। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात कर लें तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये इस तरीके से सीरीज में दोस्तों आपको यहाँ पर ये दर्रे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिपुलेख दर्रा दिख रहा है, इसके बाद मांगशा धुरा है, फिर आपका क्या है दोस्तों नीति दर्रा है, फिर माना दर्रा है और फिर आपका थागला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे दर्रे दोस्तों क्या है, ये उत्तराखंड को क्या करते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड को तिब्बत और चीन से जोड़ते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड को किससे जोड़ रहे हैं, ये चीन से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो मेन दर्रा दोस्तों क्या है, रोहतांग दर्रा, जलेपला दर्रा और आपका शिपकीला दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। और ये दर्रे क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत, हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत। क्लियर, याद रखिएगा, मैं यहां पर बता चुका हूं, चीन ही है, पूरा पूरा चीन ही है। ठीक है, इसलिए तिब्बत या चीन ये आपका चीन में ही आता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रे पर ही दोस्तों जवाहर सुरंग बनाई गई है, जो क्या करती है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों जोजिला और बुरजल दर्रा, ये भी आप लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, इतना दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये मैच कराने वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक दर्रा क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, दर्रों से संबंधित दो प्रश्न आते हैं। पहला क्या, दर्रा किस राज्य में है और किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं किस पर, हम लोग आएंगे नदियों पर। हम लोग किस पर आएंगे, नदियों पर। चलिए फटाफट से एक बार बता दीजिए यहाँ पर, यहां तक क्लियर हो गया, सभी लोगों को स्पष्ट है। ठीक है, सबको यहाँ पर क्लियर हो गया, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, दैट इज वेरी गुड। और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया, फटाक से बताइए भाई, यहाँ पे सभी लोगों को स्पष्ट है। ठीक, चलिए वेरी गुड। चलिए ये हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, ये दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। ठीक, बढ़ जाएंगे, स्टार्ट किया जाए भारत की प्रमुख नदियों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नदियां दोस्तों चूंकि हम लोग देख रहे हैं तो नदियों का मानचित्र भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, नदियों का मानचित्र भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो नदियों का मानचित्र दिख रहा है। तो इस तरीके से ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी उसकी सहायक नदियां, ये गंगा नदी है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये तीन प्रमुख नदियां जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी तीनों नदियां क्या है, ये हिमालयी नदियां का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, हिमालयी नदियों का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर जो नदियां आपको दिख रही हैं, प्रायद्वीपीय पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां जो हैं ये आपकी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, और इसके बाद दोस्तों नर्मदा, तापी, ये आपकी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। तो बेसिकली अगर बात करें तो नदियों का दो तरीके से विभाजन किया गया है, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, चलिए अब ये देखिए चार्ट के माध्यम से मैंने आपके सामने दिखाया भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालयन रिवर्स या हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदी है, तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र, इसके बाद दोस्तों दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, और इसके बाद दोस्तों तीसरी और भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो तीन आपकी क्या है, हिमालयी नदियों में आपके तीन प्रमुख नदी तंत्र आते हैं। ठीक, अब बात करें तो पेनिनसुलर रिवर में, तो पेनिनसुलर रिवर में प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों
प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां, उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो आपकी कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी है, तापी है और कावेरी। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी और कावेरी। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताइए फटाफट से सभी दोस्त लोग। ठीक, चलिए अब दोस्तों हिमालयी नदियों की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी नदियां। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदी आती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं, इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसका उद्गम कहां पर होता है दोस्तों? सबसे पहले एग्जाम में आता है कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से इसकी उत्पत्ति होती है। कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से इसकी उत्पत्ति होती है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आता है। मैंने पहले ही आपको बताया सिंधु 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 ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां एक ही स्रोत से निकलती हैं, वो है कैलाश श्रेणी और मानसरोवर झील के पास। ठीक, क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों ये निकलने के बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। लद्दाख और जास्कर, जो ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस मैंने बताई ना आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच ये फ्लो करती हैं उत्तर पश्चिम की ओर। कैसे फ्लो करेंगी? इस तरीके से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऐसे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ऐसे हैं, तो इधर से ऐसे निकली और इस तरीके से ऐसे शो की, फ्लो की और इस तरीके से ऐसे आपकी पाकिस्तान में इंटर कर गई। ठीक, तो ये कौन सी नदी हो गई? ये सिंधु नदी हो गई दोस्तों। कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक मानचित्र आपको दोस्तों दिखाया हुआ है। एक मैंने यहां पर मानचित्र आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके से देखिए, ये फ्लो जो कर रही थी यहीं से लीजिए कि लद्दाख जास्कर के बीच से फ्लो करते हुए इस तरीके से ये क्या की, पाकिस्तान में एंटर की यहाँ पर और पाकिस्तान में एंटर करी, इस तरीके से बढ़ी आगे। फिर यहाँ पर ये पंचनद का पानी लिया। पंचनद क्या? पंचनद मतलब इसकी 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंचनद का पानी लिया और यहाँ पर इस तरीके से बहते हुए आपके अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर है? ठीक है, सभी लोगों को यहाँ तक स्पष्ट है? स्पष्ट है बेटा? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इनकी 5 नदियों के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी 5 नदियां। सबसे पहले देखिए, ये सिंधु नदी है, इसके बाद ये झेलम है, फिर चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, ये तो सिंधु ही है, ये आपकी सिंधु नदी ही है। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये आपकी झेलम। इसके बाद ये वाली नदी कौन सी है? ये आपकी क्या है? ये चिनाब है। ये आपकी कौन सी है दोस्तों? ये रावी है। ये वाली कौन सी है? ये आपकी व्यास है। ठीक है, ठीक, और ये कौन सी है दोस्तों? तो ये आपकी सतलज है। तो याद कर लीजिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु नदी और 5 सहायक नदियां क्या कहलाती हैं? ये 5 सहायक नदियां इसकी ये पंचनद कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पंचनद। और इन 5 नदियों द्वारा बसाया गया मैदान ही आपका पंजाब मैदान कहलाता है। क्लियर? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ जाते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सिंधु की श्योक और काबुल है, और मिठानकोट में पंचनद का पानी भी इसे प्राप्त हो जाता है और कराची की पाती अरब सागर में गिर जाती है, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलज नदी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी पार हिमालयी नदी है, ट्रांस हिमालयन रिवर है। सिंधु के बाद सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? सतलज है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। इसे राक्षस ताल भी कहा जाता है, मतलब मानसरोवर झील और राक्षस ताल एकदम जस्ट अगल बगल है दोस्तों। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास से ही राक्षस ताल से निकलती है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। यह पंजाब के मैदान में गार्ज बनाकर प्रवेश करती हैं और भाखड़ा नंगल बांध इसी नदी पर बना है। किस नदी पर? इसी नदी पर बना है, सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है गंगा नदी तंत्र आपके लिए। तो गंगा नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बारे में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों भारत की गंगा नदी ही है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये गंगा नदी बेसिन दोस्तों देश के 26% क्षेत्र को कवर करता है। किसको कवर करता है? 26% क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर बहती हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन कौन से 5 राज्य हैं? झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों इनका उद्गम क्या है दोस्तों? तो उद्गम की बात करें तो उद्गम ये आप सबको पता है, गंगोत्री से निकलती हैं, गोमुख। ठीक है, और भागीरथी के रूप में निकलती हैं और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती हैं। ठीक है, आप सबको पता है ना। तो भागीरथी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भागीरथ दोस्तों गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए भागीरथी। उस नदी का नाम क्या जिसको पृथ्वी पर लाए थे? भागीरथी नाम है उसका। ठीक है, और अलकनंदा से जब मिलती हैं तब ये गंगा कहलाती हैं। गंगा को लेकर नहीं आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अलकनंदा से मिलती हैं तब ये संयुक्त धारा देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। क्लियर? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों कैसे निर्माण होता है, मैप के माध्यम से आपको दिखाया। जल्दी से बता दीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से दिखा दीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है,
चलिए, तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, ये गंगोत्री है, गोमुख के पास गंगोत्री से निकली क्या, गंगा नदी, भागीरथी के रूप में निकली। और यहां पर देखिए बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकल रही है, ये जो नदी निकल रही है कौन सी नदी है, ये आपकी है अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी है। और ये दोनों नदियां दोस्तों कहां पर मिल रही हैं, दोनों का संगम हो रहा है देवप्रयाग में। दोनों का संगम कहां पर हो रहा है दोस्तों, दोनों का संगम हो रहा है आपका देवप्रयाग में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहां पर भागीरथी अलकनंदा का संगम हुआ देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में संगम होने के बाद ये क्या कहलाई, ये गंगा का स्वरूप ले लेती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों देवप्रयाग तो प्रयाग हो गया, ठीक है, एक प्रयाग हो गया, लेकिन पंचप्रयाग क्या है ये भी आपके एग्जाम में आता है। पंचप्रयाग क्या है ये भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो लगभग दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर जितना क्या किया है, यहाँ जितना मैंने बताया क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता भी देंगे कि क्लियर है सब, ठीक। चलिए, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, कहां पर, धौली गंगा मिलती है कहां पर, विष्णुप्रयाग में। कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी विष्णुप्रयाग में मिली। इसके बाद नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिली, तो नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिलती है कहां पर, तो नंदाकिनी मिलती है दोस्तों कहां पर, तो नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। मंदाकिनी नहीं है दोस्तों, नंदाकिनी है, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग में जो तीसरा प्रयाग है पिंडर गंगा, यानी पिंडर नदी मिलती है किससे, कर्णप्रयाग में। किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दोस्तों कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है, तो केदारनाथ से निकल रही, केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, और ये कहां पर मिली आके, अलकनंदा से कहां पर मिली, तो रुद्रप्रयाग में मिली, ठीक है। तो ये चार प्रयाग हो गए। कौन सा पहला प्रयाग, सबसे पहला दोस्तों आपका विष्णुप्रयाग, दूसरा आपका नंदप्रयाग, तीसरा आपका दोस्तों विष्णुप्रयाग नंदप्रयाग, तीसरा आपका कर्णप्रयाग, चौथा आपका रुद्रप्रयाग, और पांचवा आपका देवप्रयाग। तो पंचप्रयाग समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, एग्जाम में आता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अलकनंदा नदी दोस्तों के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु का धाम है, ठीक है। और यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है, तो ये भगवान शंकर का निवास स्थल माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। इसी प्रकार जैसे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, वैसे ही यमुनोत्री से दोस्तों ये यमुना नदी निकलती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इट इज आपके एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है दोस्तों, सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करके चलता हूं, ठीक। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पर गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और इलाहाबाद में ये यमुना से मिल जाती है, इलाहाबाद में यमुना से मिल जाती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फरक्का से कुछ दूर बाद दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिससे भारत में भागीरथी हुगली कहते हैं, और बांग्लादेश में पद्मा मेघना कहा जाता है। भारत में भागीरथी हुगली मतलब हुगली नदी, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये जानी जाती है। ये नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, यहां पर दोस्तों एक मैप मैंने आपको शो किया है, जो गंगा रिवर सिस्टम को आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा है, ठीक है, प्रदर्शित करके दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों, ये गंगा नदी इंटर की, ठीक है। और गंगा नदी दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद में, इनसे इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो यमुना है वो आकर इलाहाबाद में ऐसे मिल जाती है। और याद रखिएगा, इलाहाबाद में ही संगम है, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो संगम भी सही बोलते हैं, तो संगम मतलब इन दो धाराओं का संगम, दो धाराओं का नहीं, दो तो दिखती हैं, एक तीसरी धारा भी है जो सरस्वती के नाम से जानी जाती है, जो अदृश्य धारा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ी, आगे वाराणसी गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर। इसके बाद दोस्तों बनारस, ये उसके बाद दोस्तों बनारस से आगे पटना पहुंची, तो पटना में इनसे आके सोन नदी मिल गई, पटना में इनसे आके सोन नदी मिल गई दोस्तों, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इससे पहले दोस्तों रामगंगा, गोमती, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, ये दोस्तों गंगा नदी से आके मिल गई। फिर गंगा नदी यहाँ पर आगे बढ़ी, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, वो भी आके आप यहाँ पर मिल जाती है इनसे, ठीक है। इसके बाद ये फरक्का पहुंचती हैं, तो फरक्का के कुछ दूर बाद ये क्या करती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो कौन से दो भाग हैं, तो जो इंडिया में आता है हुगली, इंडिया में दोस्तों कौन सी धारा आती है, तो हुगली है, जिसके तट पर कोलकाता शहर बसा है, जिसके तट पर कोलकाता शहर बसा है। और जो बांग्लादेश में इंटर कर गई वो क्या कहलाती है, वो आपकी पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वो आपकी पद्मा कहलाती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक।
तो ये हुगली हो गई और ये पद्मा हो गई, ये हुगली हो गई, ये पद्मा हो गई। और दोस्तों ये दामोदर जो है ये हुगली की ही सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की ही सहायक नदी है, अर्थात गंगा की सहायक नदी है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, शारदा या काली नदी जो है ये आपकी घाघरा में आके मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्लियर? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर सहायक नदियों को भी समझ लीजिए, सहायक नदियों को भी समझ लीजिए। सहायक नदियों में दक्षिण की सहायक नदियां, पहले देखिए दक्षिण की या नीचे की सहायक नदियां, तो सबसे पहले यमुना है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके बाद दोस्तों सोन नदी है और इसके बाद दोस्तों आपकी ये दामोदर नदी है। तो तीन नदियां दोस्तों क्या है, इसकी दक्षिण की सहायक नदियां हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद कर लीजिएगा यशोदा से। कैसे याद करेंगे? तो यशोदा से याद कर लीजिए, यमुना सोन दामोदर, ठीक है। यमुना सोन दामोदर, ठीक। यमुना सोन और दामोदर याद रखिएगा, यमुना सोन और दामोदर, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, ठीक। अब उत्तर की सहायक नदियों की बात करें तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से नोट करिएगा, ये एक धारा और आके मिलती है जो क्या कहलाती है? रामगंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? रामगंगा कहलाती है दोस्तों। क्लियर? नोट करिएगा क्या कहलाती है? तो रामगंगा कहलाती है। तो रामगंगा दोस्तों जो है, रामगंगा गोमती, रामगंगा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक नदी और है महानंदा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं जो गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो मैं नोट कर दे रहा हूं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। ये क्या है? ये इसकी दोस्तों ये आपकी उत्तर की सहायक नदियां हैं, ये आपकी उत्तर की सहायक नदियां हैं। और इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, रिलायंस 3G का मालिक, रिलायंस 3G का मालिक। तो आर से क्या हो गया? रामगंगा, और 3G से क्या हो गया? तो पहले से गोमती, फिर दोस्तों दूसरे से क्या है? घाघरा, तीसरे से गंडक, का से कोसी और मां से महानंदा। क्लियर है? सबको स्पष्ट हो रही बात? फटाक से बताइएगा एक बार जल्दी से, ठीक है। सहायक नदियां बहुत आती हैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। सबको यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट से बताइए भाई। रिलायंस 3G का मालिक और यशोदा, रिलायंस 3G का मालिक और यशोदा, रिलायंस 3G का मालिक और यशोदा, क्लियर हो गया? ठीक है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं, उत्तर की या दक्षिण की। उत्तर मतलब आपका क्या हो गया? उत्तर मतलब ये लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की सहायक नदियां, या दक्षिण की दाएं हाथ की सहायक नदियां। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। पूछता है या तो बाएं हाथ की पूछेगा या उत्तर की पूछेगा, ठीक। तो क्या हो गई? रिलायंस 3G का मालिक। और दक्षिण की पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यशोदा, यमुना, सोन और दामोदर, ठीक है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो गई। अब यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी आप देख सकते हैं? तो यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ठीक है। क्लियर? तो ये क्या है? ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। ये भी एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब जो बनास है, ये बनास जो है ये चंबल की सहायक नदी है, जो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये गंगा नदी तंत्र पूरा था जो मैंने आपको दोस्तों बताया। क्लियर? यहां तक आप सब लोगों को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। जल्दी से भाई यहां तक सब लोग बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। बढ़िया, चलिए यहां तक आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को क्लियर हो गया, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। और आप सभी लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, समझ में आ गया आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, जो लोग दोस्तों नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करना बनता है, एक बार जबरदस्त तरीके से कर देंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है जरूर से कर दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दोस्तों की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे सुप्रिया जी, रोहन जी, शेरी खान जी, वेरी गुड बेटा। आरती जी, सत्येंद्र सिंह जी, सुप्रिया जी, सरस्वती दुबे जी और बाबू बनारसी जी, स्टडी ज्ञान जी, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया आंसर दोस्तों की तरफ से आ रहा है। और एक बार दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, अगर पसंद वास्तव में आ रहा है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, और एक बार लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक। अब यहां पर दोस्तों गंगा नदी तंत्र में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों,
ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम रूप में प्रवेश करती हैं, और पद्मा जो कि बांग्लादेश में गंगा का नाम है उसमें मिलती हैं, और उनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मतलब पद्मा प्लस जमुना अर्थात गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती है, मेघना बनाती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और जो डेल्टा क्या कहलाता है दोस्तों, जो आपका सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, पहला रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स, और इसके बाद दोस्तों मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति। इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स और मैंग्रोव वनस्पति याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया भी है, यहाँ पर ये गंगा नदी है, ठीक है, इस तरीके से ये इंटर कर रही है, और इधर से दोस्तों, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। ये दोनों नदियां ऐसे मिली, और ब्रह्मपुत्र नदी ये है, और इधर से गंगा नदी मिली, दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, दोनों मिलकर मेघना नामक धारा बनाती हैं, और ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर, ठीक है। और ये दोस्तों धारा कौन सी है, मेघना या बराक नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये याद रखिएगा, मैथ से इसलिए बता रहा हूं कि क्लियर हो जाए, फिर गलत ना हो दोस्तों, ठीक। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। इनका उद्गम क्या है, कैलाश श्रेणी में आंशिक ग्लेशियर से निकलती हैं। नोट कर लीजिएगा, आंशिक ग्लेशियर से निकलती हैं, इंपॉर्टेंट है। राक्षस से आपकी निकलती है कौन सी नदी, जो मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्र निकलती है आंशिक ग्लेशियर से, ठीक। चलिए इसके बाद दोस्तों ये पूर्व की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तिब्बत में मरियम ला दर्रा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के शोध को अलग करता है। मतलब कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा राक्षसाल ब्रह्मपुत्र का ही शोध दिखाएगा, ठीक है, और आंशिक ग्लेशियर भी दिखाएगा। तो आंशिक ग्लेशियर और राक्षसाल जो है ये लगभग एक ही है। ये मरियम ला दर्रा दोस्तों ये क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, चीन में यारलुंग जंगबो कहते हैं, ठीक है, ये दो नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्लियर, अब इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आपके लिए दिखाया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है, सांगपो के रूप में, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, पूर्व की ओर बह रही हैं, और इस तरीके से नामचा बर्फ के पास शार्प टर्न लेती हैं और इंडिया में इंटर करती हैं। इंडिया में जब इंटर की तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इन्हें दिहांग कहते हैं, क्या बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दिहांग के रूप में इंटर की, यहाँ पर पहुंचती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या है, लोहित है, और ये आपका दिबांग है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका ये बेसिकली दो धाराएं हैं, ये आपकी लोहित नदी है, लोहित है, और ये दोस्तों क्या है, ये दिहांग, ये आपकी दिबांग नदी है। कौन सी नदी है, ये आपकी दिबांग नदी है, नोट कर लीजिएगा, ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं, और ये दोनों धाराएं क्या होती हैं, इसमें आके यहाँ मिलती हैं, और जब यहाँ पे मिलती हैं तो ये स्थान से लेकर ये स्थान तक, ये इधर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आसाम में क्या कहलाती हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से, आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, नाम याद रखिएगा, पहला नाम क्या था, सांगपो, दूसरा क्या था, दिहांग, ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या था, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, तीसरा नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ तक आ गई, अब इधर से गंगा चलती हुई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये जब ब्रह्मपुत्र नदी इंटर की, यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर इंटर की बांग्लादेश में, यहाँ पर क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश में जब इंटर की तो यहाँ पर बांग्लादेश में ही गंगा इनसे आकर मिल रही है, और गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो गंगा को बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। यमुना नहीं दोस्तों, जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी है, यहाँ पर जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र है, अंतर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये जमुना हो गई, ये आपकी पद्मा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों की संयुक्त धारा दोस्तों क्या है, वो मेघना के नाम से जानी जाती है, और विश्व का ये सबसे बड़ा डेल्टा क्या बना रही है, यहाँ पर सुंदरवन बना रही हैं, जो आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए तो नाम इनके कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे नाम दोस्तों हो गए, ये चौथा नाम, तो चार नाम ब्रह्मपुत्र के मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में आता है आपके, सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं आसाम में भारत में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, किसको, ब्रह्मपुत्र को, ठीक। चीन में क्या बोलते हैं, तो चीन में बोलते हैं यारलुंग जंगबुक, क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं यारलुंग जंगबुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के 5 नाम कौन कौन से, सांगपो, यारलुंग जंगबो, दिहांग ब्रह्मपुत्र और जमुना, याद हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई यहाँ तक सबको
स्पष्ट हो गया। वेरी गुड, यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। ठीक है, अब यहां तक देखने के बाद दोस्तों यहां पर ये पूरा मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए अब देखिए, असम में इस ब्रह्मपुत्र के चैनल में कई नदी द्वीप हैं जो इसमें गाद के निक्षेपण के कारण बने हैं। 1787 की बाढ़ आई थी जब, तो गंगा की सहायक नदी तिस्ता थी, वो गंगा से अलग हो गई थी, नोट कर लीजिए। और माजुली दोस्तों, जो असम में इसके चैनल में कई सारे क्या है नदी द्वीप हैं, उनमें माजुली दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे नदी जिला भी घोषित किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, माजुली को नदी जिला भी घोषित किया जा चुका है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों विश्व में आयतन के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, सदिया से लेकर धुबरी के बीच में यह नौगम्य है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है, मतलब नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी कहां पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भी मान लीजिए, तो नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में कहां पर है, गंगा नदी पर है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, नेशनल वाटरवे 2 क्या है, नेशनल वाटरवे 2 आपका ठीक है। चलिए, तो नेशनल वाटरवे 2 आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच में है, और नेशनल वाटरवे 1 आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में गंगा नदी पर है। इसको दोनों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, थके तो नहीं दोस्तों, थके तो नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। क्लियर, अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों देखिए, पेनिनसुलर रिवर्स, तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदी आती हैं, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी और कावेरी, ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक, तो दोस्तों देख लीजिए, यहां पर आपके जो मैप मैंने आपके सामने शो किया है, मैंने आपके सामने एक मैप शो किया दोस्तों। ठीक है, मैंने आपके लिए शो किया है मैप। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी, ये नर्मदा है और ये तापी है। ये आपकी प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय जो आपके एग्जाम में आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, महानदी। महानदी रायपुर जिले के दंडकारण्य से निकलती है। ठीक है, ऊपरी कोर्स को, उनके ऊपरी पात को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में चावल की खेती के लिए चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित एशिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध दोस्तों एशिया का सबसे लंबा बांध है, जो आपका हीराकुंड महानदी पर बना है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बह रही हैं। और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जितनी भी नदियां पूर्व की ओर बहेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरने के साथ साथ डेल्टा भी बनाएंगी, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो सुंदरबन डेल्टा हम लोगों ने देखा था, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बना रही है, वैसे ही डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी बनाती हैं। याद रखिएगा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, डेल्टा बनाएंगी, और जो पश्चिम की ओर बहेंगी वो आपकी एस्चुरी बनाएंगी और अरब सागर में गिरेंगी। ये अंतर याद रखिएगा। क्लियर, चलिए इसके बाद दोस्तों गोदावरी की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो आपकी गोदावरी है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और गोदावरी का अपवातंत्र सबसे बड़ा है। इसे हम क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी, और दक्षिण की गंगा आएगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा आएगा तो कावेरी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्गम क्या है, तो त्र्यंबक प्लेटू, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, इसका क्या है, गोदावरी का उद्गम है। और इसकी एकमात्र सहायक, इसकी अधिकांश सहायक नदियां बाएं किनारे की हैं, और मंजरा एकमात्र दाएं किनारे की सहायक नदी है। क्लियर है, अब यहाँ पर ये मैप आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, उतना क्लियर दोस्तों आपको ये दिख नहीं रहा है मैप, उतना क्लियर आप लोग को ये मैप दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं,
थोड़ा सा मैं इसको डार्क करने का प्रयास कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर दोस्तों डार्क करने का प्रयास कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब शायद आप लोगों को ये क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, जल्दी से बता दीजिए क्लियर दिखा कि नहीं फटाक से। ठीक है, चलिए अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, वेरी गुड बेटा। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था ये गोदावरी नदी के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। ठीक है, अब गोदावरी नदी दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से इनका पाथ है। ठीक है, इस तरीके से ये पाथ आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरीके से फॉलो कर रही है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियां, ऊपर की सहायक नदियों में, उत्तर की सहायक नदियों में पेनगंगा या बाएं हाथ की पेनगंगा, इसके बाद वर्धा, फिर वेनगंगा, 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 वर्धा, वेनगंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी क्या है, यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये इंद्रावती है, इंद्रावती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, ये नदी सबरी है। ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मंजरा क्या है, ये मंजरा जो है इसकी सहायक नदियां हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। याद रखिएगा दोस्तों ये सब सहायक नदियां किसकी हैं, गोदावरी के एग्जाम में आता है दोस्तों, 100% आएगा। क्लियर, जो यहाँ पर बात हो रही थी कि मंजरा ही दाहिने दाहिने हाथ की है, बाकी सब आपकी बाएं हाथ की है, मतलब ऊपर वाली बाएं हाथ की और मंजरा जो है वो दाहिने हाथ की, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सबको स्पष्ट हो रही बात। चलिए भाई यहां तक आप लोग देख लिए, आगे बढ़ जाते हैं, कृष्णा नदी के पास आ जाते हैं। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, पहली गोदावरी है, इनका उद्गम है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है नदी का, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और कोयना बांध इनकी सहायक नदी कोयना पर बना है। क्लियर, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है मैथ की विजिबिलिटी की, तो इसको भी करेक्ट किया जाए, इसको भी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग की विजिबिलिटी बनी रहे और आप लोग को पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, चलिए मैपिंग से पूरा दोस्तों आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके लिए दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये आपकी कृष्णा नदी है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकल रही है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। क्लियर, यहाँ पर आपका ठीक है महाबलेश्वर से निकली और यहाँ पर आपका गिर गई। ठीक, ये कृष्णा नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है। तो इनकी सहायक नदियों में जो आपकी क्या है, जो दक्षिण की सहायक नदियां हैं या दाएं हाथ की हैं, उसमें आपकी कोयना, फिर पंचगंगा, कौन कौन सी है, कोयना है, ठीक है, पंचगंगा, ठीक है, घाट प्रभा, घाट प्रभा, फिर माल प्रभा, घाट प्रभा, फिर माल प्रभा। नोट करिएगा दोस्तों, घाट प्रभा फिर माल प्रभा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तुंगभद्रा, ये नदी कौन सी है, ये भी तो सहायक नदी है, ये आपकी है तुंगभद्रा। ठीक, ये भी नदी सहायक नदी है। क्लियर, इस तरीके से आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। ठीक, इसके बाद उत्तर की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिंडी, भीमा, भीमा, डिंडी, फिर हलिया है, डिंडा भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपकी मूसी है, इसके बाद आपकी है मुन्नेरू, कौन सी है, मुन्नेरू। क्लियर, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए इतना हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे, कावेरी के पास आ जाते हैं। तो कावेरी दोस्तों इनका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी के कावेरी ताल से हुआ है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी के कावेरी ताल से, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से इनका उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, इनके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान वर्षा होती है, जबकि निचले जलग्रहण क्षेत्र में शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा होती है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों मानसून से जल प्राप्त करती है, तो कावेरी नदी याद कर लीजिए। क्लियर, भारत की सर्वश्रेष्ठ विनियमित नदी, बेस्ट रेगुलेटेड रिवर है, इनकी क्षमता का 90 से 95% उपयोग किया जाता है। ठीक है,
शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों आता है कावेरी नदी पर। श्रीरंगम में ये 2 चैनल में बढ़ जाती हैं। उत्तरी चैनल को कोल्लेडम कहते हैं और दक्षिणी को कावेरी ही कहा जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये देखिए मैंने आपको कावेरी नदी भी शो करके दिखाई है। और अगेन दिस मैप इज अ लिटिल बिट क्लियर, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी कावेरी नदी है। ये पाथ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सबको ये पाथ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो ये आपकी हेमवती, ये हेमवती है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये काबनी है। ये सब आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, काबनी है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये मेटूर डैम है। ये मेटूर डैम दोस्तों, मेटूर बांध है जो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमरावती, ये कौन सी नदी है, अमरावती है, जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो हेमवती, काबनी, अमरावती, और ये दोस्तों है ये आपकी है भवानी है। ये कौन सी नदी है, भवानी है। ठीक है, तो हेमवती, काबनी, भवानी, अमरावती, ये क्या है दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूर्व की ओर बहती हैं और आपकी क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप पश्चिम की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी सबसे प्रमुख है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, उद्गम क्या है, अमरकंटक, शहडोल, मध्य प्रदेश। अमरकंटक के लिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और ये आपके एग्जाम में आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी, नोट कर लीजिएगा। ठीक, और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर कहां पर स्थित है, जबलपुर में। क्लियर, चलिए, यह कई द्वीपों के साथ एस्चुरी बनाती हैं। ये कई द्वीपों के साथ एस्चुरी बनाती है। पश्चिम की ओर जो जाएगी एस्चुरी बनाएगी, पूर्व की ओर जाएगी डेल्टा बनाएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक, इस पर प्रमुख बांध जो बने हैं, सरदार सरोवर डैम है, महेश्वर डैम है और ओंकारेश्वर डैम है। ये आपके क्या है, ये प्रमुख बांध है जो इस नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों। और नर्मदा माता के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चल, अब यहाँ पर भी दोस्तों सेम चीज एंड सेम प्रॉब्लम अगेन। ये मैप जो मैंने आपके लिए शो किया है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए दोस्तों, आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है मैप। यहाँ पर मैंने क्या किया, नर्मदा नदी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी ये अमरकंटक से इनका उद्गम होता है, अमरकंटक से निकल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चली और इस तरीके से देखिए नर्मदा चल रही हैं, इस तरीके से चलती हुई, और ये आपकी गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, जो अरब सागर का हिस्सा है, जो अरब सागर का हिस्सा है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तावा परियोजना इसकी सहायक नदी पर बना है, तावा पर। ओंकारेश्वर बांध आप सभी लोग देख सकते हैं, सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध आप सभी लोग देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर, इसके बाद दोस्तों तापी नदी, ये नर्मदा की जुड़वा कही जाती है। नर्मदा की जुड़वा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इसे नर्मदा की जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा की जुड़वा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में नेक्स्ट आपकी है साबरमती नदी। साबर और हाथमती से मिलकर बनती है साबरमती, और अरावली की मेवाड़ पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, इसके बाद दोस्तों फिर से मानचित्र आपके लिए थोड़ा सा मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर एक मैप कॉपी करना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके लिए यहाँ पर अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साबरमती और माही को समझाना। साबरमती और माही को समझाना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैप के माध्यम से। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये नदियां मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। ठीक है, ठीक है, तो ये मैप दोस्तों, इसको बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने मैप देख लिया। अब मैप में दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को दिखाना है ये 4 नदियों को। ये साबरमती नदी है, ये पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है,
ये माही नदी है जो आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये नर्मदा नदी है, और ये दोस्तों आपकी ताप्ती नदी है। 4 नदियां दोस्तों आपकी पश्चिम की ओर बह रही हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबाती खाड़ी जो रफागर का हिस्सा है उसमें आकर गिर जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये क्रम भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। और ये चारों आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। एक और है लूनी नदी जो भूमि बंधित है, वो भूमि में ही लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। क्लियर, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरीके से आपको लूनी भी यहां पर लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों माही नदी मैंने दिखा दिया आपको, विंध्य श्रेणी से इनका उद्गम होता है और कांडला की खाड़ी में गिर जाती हैं। लूनी नदी दोस्तों इसका पानी खारा है, इसका स्रोत अरावली में अजमेर के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। और इसके बाद प्रमुख जलप्रपात में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या जलसोपा है। जोग या जलसोपा कर्नाटक में शरावती नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है, जोग या जलसोपा याद रखिएगा, कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। दोनों ही फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों शिव समुद्रम है। कौन सा है, शिव समुद्रम है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। जलप्रपात याद करिए तो हमेशा राज्य याद करिए और किस नदी पर है ये याद रखिए। तो दोनों ही कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा भी और सबसे बड़ा भी। सबसे बड़ा शिव समुद्रम है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या जलसोपा, ये भी आपका कर्नाटक में शरावती नदी पर है। और कर्नाटक को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल स्टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ वाटरफॉल, स्टेट ऑफ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा नदियां राजनीतिक मानचित्र से लेकर, हिमालय से लेकर, पूर्वांचल हिमालय से लेकर, ट्रांस हिमालय से लेकर, प्रायद्वीपीय पठार से लेकर, दक्षिण की पहाड़ियों से लेकर, दर्रों से लेकर, हिमालयी नदियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, और पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। इन सब नदियों को दोस्तों मैंने आपके सामने एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप सभी लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।